वेलकम स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। और जो अपना मुख्य यहाँ अनुप्रयोग है, जो मेन एप्लीकेशन है, वो है जो वक्रों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, एरिया सराउंडेड बाय कर्व्स, वो अपन यहाँ पर ज्ञात करना सीखेंगे। जो इसकी मूल स्थिति है, सबसे पहले वो बता देता हूं मैं आपको। मूल स्थिति जैसे ये वक्र है, ये वक्र है जिसका समीकरण y बराबर fx यानी y और x के रूप में समीकरण है ये आपके। इसके ऊपर ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये जिसका x निर्देशांक a है, एक बिंदु ये है जिसका x निर्देशांक b है, यानी ये कोटियां हैं आपकी x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। इस वक्र का ये यहां से यहां तक का हिस्सा आएगा इसमें ये, और साथ में ये x अक्ष। तो वक्र y बराबर fx, x अक्ष और इन कोटियों x बराबर a और x बराबर b द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस वक्र के जो ये दो बिंदु हैं जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए x निर्देशांक a और b, ये a to b इसकी सीमा हो जाएगी समाकलन की। और y की वैल्यू रखनी है आपको, y x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, क्योंकि y की वैल्यू जो आप रखेंगे तो x के रूप में आएगा वो फलन। तो y dx, x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अपन x अक्ष की सहायता ले रहे हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं से ये जो लंब है ये x अक्ष पर खींचे हुए हैं। यदि वक्र का समीकरण है आपने इस तरह से बना रखा है x इक्वल टू fy के रूप में, और आप y की हेल्प ले रहे हैं, तो y अक्ष पे मान लीजिए आपके ये दो बिंदु जो x इस पे वक्र पे हैं, इनसे आपने ये लंब डाले। ये यहां से यहां तक की दूरी c और यहां से यहां तक की दूरी d है, यानी इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो c है और इस बिंदु का y निर्देशांक d है। x निर्देशांक fc और fd हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये वक्र, ये जो वक्र है इसका ये यहां से यहां तक का ये हिस्सा, और ये भुज जो आपके y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी हैं, ये और साथ में y अक्ष, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको x की वैल्यू निकाल करके रखनी पड़ेगी। यदि y अक्ष की आप हेल्प ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको x की वैल्यू निकाल करके रखनी पड़ेगी। c टू d इसकी ये सीमाएं हो जाएंगी समाकलन की, और y के सापेक्ष आपको समाकलन करना होगा। यदि वक्र का कुछ हिस्सा x अक्ष से ऊपर और कुछ हिस्सा x अक्ष से नीचे है, जैसे कि यहां पर है, ये मान लीजिए दो एरिया है, एक ये यहां से यहां तक का एरिया A1 है, यहां से यहां तक का एरिया A2 है, आपको ये निकालना है टोटल एरिया। तो जो एरिया x अक्ष से नीचे हो, ये आपके x अक्ष है, इधर है, ये y अक्ष है। जो एरिया x अक्ष से नीचे हो यहां पर, उसमें क्षेत्रफल निकालने में आप मॉड का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि ये नेगेटिव स्थिति आपको मिल जाए यहां पर, इस तरह से क्षेत्रफल निकालने में आपको नेगेटिव नहीं लेनी है, इसलिए आपको मोड का प्रयोग करना है। यहां जो एरिया x अक्ष से नीचे की ओर पड़े उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान रखिएगा आपको मोड जरूर लेना है एरिया का। बाकी स्थितियां वैसे ही लागू हैं जैसे मैंने आपको पहले बता दी हैं। अभी ये सामान्य प्रकार के वक्र हैं आपके सामने, जो कि इस तरह से आपके सामने आएंगे प्रश्नों में, और उनका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो भी घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछाया है आपसे। ये आप स्थितियां एक बार नोट कर लीजिए। आपको वक्रों के बारे में मैं कुछ विशेष बातें और बताने जा रहा हूं। क्षेत्रफल ज्ञात करने में देखिए आपके सामने कौन कौन से वक्र आएंगे। आपके जो फिलहाल कोर्स में वक्र हैं वो 4 प्रकार के वक्र हैं। नंबर 1 सरल रेखा, आप इनके नाम अच्छी तरह से वैसे ध्यान रखें, इनकी पहचान जानते हैं। सरल रेखा, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त, बस ये 4 ही प्रकार के वक्र आपके सामने आएंगे जिनका कि क्षेत्रफल आपको इनके हिसाब से निकालना है। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जो वक्र आपको दिया गया है वो इनमें से कौन सा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रश्न में उसका नाम नहीं लिख करके दिया हुआ हो, खाली वक्र शब्द लिखा हो।
तो केवल वक्र शब्द लिखने पर तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये वृत्त है कि परवलय है कि सरल रेखा है या दीर्घवृत्त है। इसकी पहचान वैसे आप 11वीं क्लास में अपने इससे पूर्व पढ़ चुके हैं कि जो x और y में एक घाती समीकरण होती है, यानी कहीं भी उसमें द्विघात त्रिघात कुछ नहीं होता है, अगर x और y में एक घाती समीकरण है तो वो हमेशा सरल रेखा को प्रकट करती है। इस प्रकार की समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये प्रकार की जो समीकरण है जिसमें कि x में भी एक घाती है, y में भी एक घाती है और c अचर है, a b c और ये जो तीनों है ये तीनों अचर हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक घाती समीकरण सदैव सरल रेखा को प्रकट करती है। जो आपके वृत्त है, वृत्त की स्थिति आपको हमेशा इस तरह से मिलती है, या तो ये स्थिति मिलेगी इस तरह से, या हो सकता है कि आपको इस रूप में समीकरण दे करके आपको इसको सरल करके भी समीकरण दे दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोनों की दोनों स्थितियां वृत्त का समीकरण है। पहचान इनकी यह है कि x और y में द्विघाती होते हैं दोनों में। इसके साथ में आपके x के और y के एक घाती पद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों स्थितियां हैं। अचर भी साथ में आपके जरूर मिलेगा, द्विघाती जो x और y के द्विघाती पद हैं, एक घाती पद हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, लेकिन अचर जरूर मिलेगा साथ में, अलग से एक पद। इन स्थितियों में आपको देखो मुख्य बातें क्या जाननी है। दो बातें आपको जाननी पड़ेंगी, एक तो वृत्त का केंद्र क्या है और एक वृत्त की त्रिज्या क्या है। 11वीं क्लास में आप इस तरह के समीकरण पढ़ चुके हैं कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो आपके एच के है और जो इसकी त्रिज्या है वो बराबर आर है। यानी जो ये x के साथ में जो राशि लगी हुई है इसका चिन्ह चेंज कीजिए, जैसे माइनस एच है तो प्लस एच, ये माइनस के है प्लस के, ये तो केंद्र बनेगा। और ये जो स्थिति इधर है आर स्क्वायर, इसका वर्गमूल जो है वो त्रिज्या। अगर स्थिति ये है, यानी ये खोल करके आपको ब्रैकेट दे रखा है, तो इसका केंद्र आप मौखिक रूप से निकाल सकते हैं। इसका केंद्र माइनस जी माइनस एफ होगा और त्रिज्या इसकी है वो होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वैसे चांसेस ज्यादा ये है कि आपको इस रूप में समीकरण दिया हुआ हो। इसका बदला हुआ रूप हो सकता है, बदला हुआ रूप ये हो सकता है कि जैसे हो सकता है कि ये पद ना हो, आपके एच और के दोनों ही जीरो हो, तो समीकरण ये हो जाए इस तरह से। और ये आप जानते हैं वृत्त का मानक समीकरण है जिसका कि केंद्र 0 0 और त्रिज्या r है। यानी चूंकि यहां पर h भी 0 है इसमें और k भी 0 है, h को 0 k को 0 कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मानक रूप बन जाएगा। यह स्थिति भी हो सकती है। यहां पर आप जी और एफ के मान देखिए कैसे निकालते हैं। मान लो इस रूप में आपको समीकरण दिया है तो जो x का गुणांक जो है उसका आधा कीजिए और चिन्ह चेंज कर दो। x का गुणांक जो है 2g है, इसका आधा g हो जाएगा, प्लस का है चिन्ह चेंज कर दो माइनस g। y का गुणांक 2f है, आधा कर दो f, चिन्ह चेंज कर दो माइनस f। और ये जो दोनों मान आए इनके दोनों के वर्ग करके जोड़ दो और जो c का मान ये घटा दो। ध्यान ये रखिएगा कि सारे के सारे पद बराबर के चिन्ह के बाईं ओर हैं, दाईं तरफ सिर्फ 0 है, 0 के अलावा कुछ नहीं है। अगर इनमें से वैसे भी थोड़ी पहचान है कि मान लो जो कोई ऐसा पद है जो कि एक घाती पद नहीं है आपके, जैसे यहां पर मान लो y का पद नहीं हो तो केंद्र का y निर्देशांक 0 हो जाएगा। अगर x का पद नहीं है तो केंद्र का जो x निर्देशांक 0 हो जाएगा। यह स्थिति जरूर आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य बात यह है कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या सबसे पहले छांट करके लिखोगे कि इसका केंद्र कहां है, त्रिज्या कहां है। अब तीसरी स्थिति आती है आपके परवलय की। परवलय वैसे तो आपके कोर्स में मानक रूप ही है और प्रश्नों में ज्यादातर मानक रूप ही मिलेंगे। बाई चांस कोई एक आधा प्रश्न हो सकता है जिसमें कि व्यापक रूप दे रखा हो।
मानक रूप आप पढ़ चुके हैं। पहली स्थिति में मानक रूप की परवलन ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसकी आकृति आप जानते हैं इस तरह से बनती है, यूं ऐसे बनती है। ये o जो है इसका शीर्ष जो है इस परवलय का 0 0 होगा और ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा और इधर इसकी नाभि होगी जो कि इसके निर्देशांक a0 होते हैं। दूसरी स्थिति आपने परवलय की पढ़ी है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये आपके परवलय इस तरह से बनता है, इधर ऐसे बनता है, जो कि इसका शीर्ष तो वही 0 0 होगा और नाभि -a0 होगी और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर खुलता है। तीसरी स्थिति आपने इसी में पढ़ी होगी, इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये चित्र आपने देखो इस तरह से बनाया था 11वीं क्लास में, यूं बनाते थे, शीर्ष तो वही 0 0 और इधर नाभि होती है इसकी 0a और ये y अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलता है। और चौथी स्थिति आपने पढ़ी थी इसमें x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, जो कि आकृति उसकी इस तरह से बनती थी ऐसे, यानी ये शीर्ष तो इसका वही 0 0 और नाभि इसकी 0 -a और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर ये खुलता था। ये चारों के चारों मानक रूप में हैं और आपको इस तरह के प्रश्न खूब देखने को इसमें मिलेंगे। तो ये चारों की चारों स्थितियां आप देख करके उसका चित्र सही ढंग से बनाएं। फिर आता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में आपने दो स्थितियां पढ़ी हैं। एक समीकरण तो इस तरह से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर आपके a जो है वो बड़ा है b से, a बड़ा यदि b से है तो इसका चित्र इस तरह से बनता है कि इसका दीर्घ अक्ष वो x अक्ष के अनुदिश बनेगा, ऐसे ये दीर्घ अक्ष बनेगा और जितनी ये a का मान होता है यहां पर इसका वर्गमूल, उसके दूरी ये होती है a, इसके निर्देशांक a0 और ये निर्देशांक होते हैं 0b इस शीर्ष के। और यदि आपके इसमें स्थिति इस तरह से है कि b इज ग्रेटर देन a, तो फिर ये परवलय जो दीर्घवृत्त है वो इस तरह से बनता है, यानी इसका जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष के अनुदिश होता है। इधर ये y अक्ष जो आपका है इस y अक्ष के अनुदिश होता है ये दीर्घ अक्ष। और इस स्थिति में ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी, ये आपकी मान तो वही है खैर b आपके 0b और ये 0 -b, इधर ये a0, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर b का मान a से बड़ा है और इसका जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष के अनुदिश होगा, न कि x अक्ष के अनुदिश। समीकरण आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि चित्र बनाते समय आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि इसका दीर्घ अक्ष किस तरफ बनेगा। और ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं सभी में आपको चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए चित्र बड़ा ही सावधानी से बनाइएगा। चित्र यदि आपका गलत हो गया तो ऐसी स्थिति में फिर आपका प्रश्न वहीं पर गलत हो जाएगा, आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा काम करना है और उसके बाद में आपको किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है वो चित्र से अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्नों के जरिए अपन इस बात को अच्छी तरह से देखेंगे कि आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो देखिए उसमें कौन कौन सी आप सीमाएं लेंगे और कहां से उसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ये बातें आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 उसके क्वेश्चंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x। स्पष्ट रूप से ये परवलय है, रेखाएं दे रखी x बराबर 1 x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले मैं इसका चित्र बना देता हूं आपके सामने। इस तरह से आप परवलय का चित्र बनाएंगे। ये O, इधर ये आपके x अक्ष है, इधर ये y अक्ष है। ये दिया हुआ वक्र
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक परवलय है जिसका शीर्ष 0 0 एवं यह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलता है। रेखाएं x बराबर 1 स्पष्ट रूप से ये y अक्ष के समांतर रेखा है। इस तरह की रेखाएं आप पढ़ चुके हैं। x बराबर 1 यहां से 1 इकाई की दूरी पर इस तरह से रेखा आएगी, यानी ध्यान रखिएगा यहां से यहां तक की दूरी 1 है और ये x बराबर 4 ये दूसरी रेखा है, यहां से यहां तक की दूरी 4 है। इसके निर्देशांक 4 0 होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक 1 0 होंगे। आपको क्षेत्रफल जो निकालना है इसमें वो इन दोनों रेखाओं, यदि ये जो रेखा आपके, आप चाहो तो इसको बढ़ा करके इसका समीकरण लिख देना, वैसे कोई जरूरत है नहीं लिखने की, लेकिन इन बिंदुओं के निर्देशांक जरूर आपको देखने पड़ेंगे कि ये निर्देशांक क्या हुए। ये चूंकि यहां से यहां तक की दूरी x बराबर 1 है और ये रेखा चूंकि y अक्ष के समांतर है, इसके मतलब ये x अक्ष के लंबवत हो जाएंगे ये दोनों ही रेखाएं। तो इन बिंदुओं का x निर्देशांक तो उतना ही होगा जितनी की ये दूरी है, ये इस तरह से 1 और 4। और जब ये x का मान 1 यहाँ रखोगे तो y का मान 1 आएगा यहां पर, और जब 4 रखोगे या y का मान तो 2 आएगा, ये दूरी आएगी। आप x का मान जब 4 रखोगे तो y का मान 2 आएगा। मुख्य रूप से आपको x निर्देशांकों पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी बाई चांस अब अगर आप ये निर्देशांक नहीं भी लिखते हैं तो भी इन बिंदुओं के x निर्देशांक आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए कि क्या होंगे। आप इनके नाम जरूर लिखेंगे, जैसे यहां पर ये मान लीजिए आप a लिख दिया, यहां पर यहां b लिख दिया, यहां C लिख दिया, यहां D लिख दिया, इस तरह से। और फिर आप इसका क्षेत्रफल आप शो करेंगे। क्षेत्रफल देखिए कौन सा होगा कि ये वक्र, ये रेखाएं दोनों ये वाली और x अक्ष से घिरा हुआ, ये x अक्ष है। अगर x अक्ष से घिरा हुआ साथ में लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा केवल ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल लेना है, नीचे का नहीं लेना है। यदि x अक्ष साथ में लिखा हुआ है प्रश्न में तो आपको नीचे का क्षेत्रफल नहीं लेना है, अच्छी तरह से याद रखना। यदि ये शब्द नहीं है आपके सामने, मान लो ये नहीं होता यहां पर एवं x अक्ष, तो फिर आप ये कंप्लीट क्षेत्रफल लिखते यहां से यहां तक का। अब ये अभीष्ट क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर a b c d, वापस a पर आ जाओ, a b c d a, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल जब एक निर्धारित हो जाए तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि उसमें वक्र कहां से कहां तक स्थित है। भाई यही पहचान सबसे जरूरी है। इस देखिए ए बी सी डी, ए में ये वक्र आपके डी से सी तक, ये इतना ही वक्र है बस हिस्सा, डी से सी तक का हिस्सा। एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा कि ये लंबवत रेखाएं कभी भी वक्र का काम नहीं करेंगी। जिस अक्ष की आप सहायता ले रहे हो उस अक्ष के ऊपर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं वो कभी वक्र का काम नहीं करती हैं, वो केवल सीमाएं जानने के काम आएंगी। तो आपको यहां पर है ये जो लंबवत रेखाएं मिलती है एक्स अक्ष पे, ये कोई वक्र नहीं होंगे, वक्र सिर्फ यहां से यहां तक का है, डी से सी तक का हिस्सा है। आप ये जब आपने निर्धारित कर लिया तो इस वक्र के दोनों बिंदु आप देखिए, एक तो डी है और एक सी है। इन दो बिंदुओं के लिए जो आपको दो बिंदु मिल गए हैं, इन्हीं दो बिंदुओं के लिए आपको एक्स निर्देशांक देखना है कि कितना है। इस बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक 1 है, इस बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक 4 है। ये आपकी वो लिमिट्स हो जाएंगी जो कि इसकी समाकलन की लिमिट बनेंगी। तो क्षेत्रफल ये निकालने के लिए आप समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट आप लिखेंगे 1 से 4, यानी इस बिंदु के लिए x का निर्देशांक 1 है, इस बिंदु के लिए x निर्देशांक 4 है। और चूंकि आप x अक्ष की सहायता ले रहे हैं इसलिए y dx, y का मान रखोगे कहां से? वक्र के समीकरण से। वक्र आपके ये आया है और ये आप जानते हैं कि ये परवलय है
और उस परवलय का समीकरण ये है आपके। तो यहां से आप y का मान रखोगे, y का मान यहां से आएगा √x और dx, यानी x के सापेक्ष इसका समाकलन कर दो। √x का समाकलन आप जानते हैं कि x की घात 3/2 और ये लिमिट लगा दो 1 से 4, ये 2/3 हो जाएगा, इसको तो बाहर निकाल लो और ये ब्रैकेट के अंदर x की घात 3/2, ये बचेगा 1 से 4 लिमिट। इस तरह से पहले 4 रखिए, 4 की घात 3/2 और -1 की घात 3/2। 4 की घात 3/2 देखिए कितना मान बनेगा, 3/2 घात का मतलब एक घात तो पूरी हो गई और एक घात आधी हो गई, तो पूरी घात तो 4 के 4 हो जाएगा और आधी घात के मतलब 4 का वर्गमूल आ जाएगा यानी 2, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, ये 2/3 8 और -1 के ऊपर तो कितनी घात हो, मान एक ही रहेगा उसका, ये 7 बचेगा, 7 दूनी 14/3। वर्ग इकाई शब्द लिखना चाहो इसके आगे लिख सकते हो, वर्ग इकाई नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, वैसे लिखो तो ठीक है लिख देना, अदरवाइज 14/3 लिख करके छोड़ देना। तो ये आपके इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिए, यहां पर भी आपको देखिए ये परवलय दिया हुआ है, दिया हुआ वक्र एक परवलय है, एक परवलय है जिसका शीर्ष मूल बिंदु यानी वही 0 0 है तथा यह देखिए y अक्ष की ओर खुलेगा। ये किधर खुलेगा वो भी ध्यान रखना आप, जो पद एक घाती होगा, जैसे इसमें x एक घाती था, इसमें y एक घाती है, जो एक घाती पद होगा उसी ओर खुलेगा। साथ में अगर चिन्ह माइनस का होगा उसके तो ऋणात्मक दिशा में खुल जाएगा, और धनात्मक अगर चिन्ह है तो धनात्मक दिशा में खुल जाएगा। तथा यह y अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। मैं चित्र बना देता हूं इसका आपके सामने, इस तरह से देखिए चित्र बन जाएगा। ये इसका 0 0 शीर्ष, और अब आपको ये रेखाएं खींचनी है। y बराबर 2 आपके इसके x अक्ष से समांतर ये रेखा होगी, y बराबर 2, और ये y बराबर 4 ये भी x अक्ष से समांतर रेखा होगी। आपको इसमें प्रथम चतुर्थांश में लिखा हुआ है, यानी पहले चतुर्थांश में, इसी में आपको क्षेत्रफल निकालना है, इधर से अपने को कोई मतलब नहीं है इसका मतलब। और एक तो ये वक्र काम में लेना है और ये दो रेखाएं काम में लेनी है, y बराबर 2 y बराबर 4। तो इस बिंदु के लिए आपको देखो y निर्देशांक का पता होना चाहिए दोनों के लिए। इसके लिए y निर्देशांक 2 है, इसके लिए y निर्देशांक 4 है। x निर्देशांक यदि आप रखोगे तो जैसे y का मान यहां पर 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, x का मान 2√2 आएगा, 2√2। और यहां पर है जब आप 4 रखोगे, 4 तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा, इसके निर्देशांक 4 हो जाएंगे। और ये बिंदु देखिए आपको कौन कौन से काम आएंगे, ये बिंदु मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, मान लीजिए बिंदु है आपके। ये जो क्षेत्रफल बन रहा है ये आपके काम आएगा इसमें। अभी क्षेत्रफल बराबर A B C D A, और आप चूंकि इसमें y अक्ष की सहायता ले रहे हैं तो y अक्ष की तरफ ये लंब पड़े हैं। वक्र देख लीजिए आप कौन सा कौन आए इसमें काम आएगा। वक्र का केवल ये इतना हिस्सा देखो काम आ रहा है आपके, ये B से C तक का केवल ये हिस्सा काम आ रहा है, तो यही दोनों सिरे काम आएंगे, एक सिरा B और एक सिरा C। और चूंकि आप y अक्ष की सहायता ले रहे हैं इसलिए y निर्देशांक देख लो दोनों बिंदुओं का, इसका y निर्देशांक 2 है, इसका y निर्देशांक 4 है। ये सीमाएं हो जाएंगी 2 से 4, और मान रखोगे आपके x का और y के सापेक्ष समाकलन करोगे। x का मान आप यहां से रखोगे तो 2√y आएगा, 2√y, और y के सापेक्ष समाकलन करना है। कर लीजिए, देखिए समाकलन ये पूरा, ये 2 तो बाहर निकाल लो,
y की घात 3/2/3/2, लिमिट्स लगा दो 2 से 4, ये 2 बाहर निकाल लो, ये 2/3 ये भी बाहर आ जाएगा। y की घात 3/2, 2 से 4 लिमिट्स रखिए, ये 4/3 तो ये बन जाएगा, और ये 4 की घात 3/2 और माइनस 2 की घात 3/2, 4/3 ये तो 8 हो ही जाएगा, और ये 2 एक घात पूरी की एक आधी तो 2√2 बन जाएगा। इस तरह से 2 आप कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कॉमन, इसमें से 2 यहाँ 8/3 हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस √2 बन जाएगा। इस तरह से भी हो सकता है, ये 8/3 और ये 4 माइनस √2, और यूं आप √2 भी चाहो तो निकाल सकते हो कॉमन इसमें से, तो यहां पर स्थिति और थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहां 2 √2 बच जाएगा और -1 बच जाएगा, यहां पर √2 बाहर आ जाएगा। बाकी आप ये उत्तर छोड़ दीजिए, वर्ग इकाई इसके आगे लिखो दो, नहीं लिखो तो इस तरह से छोड़ देना, ये भी आपका उत्तर स्वीकार हो जाएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो आप नोट कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चंस देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है। यहां पर दीर्घवृत्त पे आप देख रहे हैं कि x² के नीचे वाली संख्या यानी a² जो है ये इस b² से बड़ी है। इसके मतलब है जो इसका दीर्घ अक्ष बनेगा वो x अक्ष के अनुदिश होगा। चित्र आप इस तरह से बनाएंगे इसका, जैसे ये दोनों अक्ष हैं और इस तरह से आप ये चित्र बनाएंगे, ये इसका केंद्र और दीर्घ अक्षों की इस तरफ स्थिति है। ये यहां पर आप लिखेंगे कि दिए हुए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा। इस बिंदु के निर्देशांक जैसे कि आप जानते हैं a0 होते हैं। a का मान यहां पर देखिए 4 है, x² का मान 16 है, इसके मतलब a का मान 4 है। इसके निर्देशांक 4 0 हो जाएंगे और b के हो जाएंगे 0, b का मान 3 है, 0 3, और o के निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 होते हैं। आपको यहां पर पूरे इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि यहां पर इसका केंद्र मूल बिंदु पर है दीर्घवृत्त का, इसलिए ये दोनों अक्षों के चारों ओर सममित स्थिति में है। सममित स्थिति से मतलब यह है कि यहां पर ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग, ये चारों क्षेत्रफल में बराबर हैं। तो आप अभीष्ट क्षेत्रफल जो इसमें लिखेंगे, पहले तो आप पूरा दिखाएंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर कहीं एक बिंदु से, जैसे यहां से मान लो अपन ए से स्टार्ट कर देते हैं, ABCDA का क्षेत्रफल। लेकिन ये पूरा क्षेत्रफल निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसमें केवल ये भाग निकाल लो। ये इधर वाला जैसे ये भाग है मान लीजिए, आप ये निकाल लीजिए इसका भाग। ये AOABO का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है इसको आप 4 से गुणा कर दो तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इस OABO का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब आपको देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें वक्र का भाग कहां से कहां पड़ता है। आप ध्यान दीजिए, इसमें वक्र का भाग देखिए ये पड़ता है A से B तक, A से B तक इसका भाग पड़ता है। और इस A से B के भाग में आपके 2 सिरे जो है A और B हैं, ये दोनों सिरे हैं वक्र के। ये सिरा पहले पड़ेगा B, इसके बाद में ये A पड़ेगा। इन दोनों के लिए x निर्देशांक, अपन x अक्ष की सहायता ले रहे हैं। x निर्देशांक इसका 0 है, इसका 4 है, इसलिए इसकी समाकलन की सीमाएं 0 से 4 हो जाएंगी इस तरह से। और इस समीकरण से, जो आपके दीर्घवृत्त का समीकरण है, इसकी सहायता से आप y का मान निकाल करके रखोगे। y का मान देखिए आप अलग से सरल कर लेना। सरल करने के लिए आप ये तरकीब अपनाना इसमें कि पहले इस पद को आप इधर ले जाना, जैसे इस तरह से y²/9 बराबर 1 माइनस x²/16, इस तरह से पक्षांतर करना, लघुत्तम लेके सरल मत करना।
और फिर आप इस 9 से इसको गुणा करना, इधर का लघुत्तम ले लेना, वाई स्क्वायर बराबर 9 इधर गुणा हो जाएगी, लघुत्तम ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, इस तरह से यूं आ जाएगा। ये 9 बटे 16 इसका वर्गमूल आ जाएगा। वाई का जब मान निकालोगे तो 3 बटे 4 यूं बन जाएगा, और ये अंडर रूट लग जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे निकालना, पूरे का लघुत्तम लेके सरल करने की कोशिश मत करना, अन्यथा आपकी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। इस तरह से जब आप सरल करेंगे तो ये आप y का मान जब यहां रखेंगे तो 3 बटे 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे dx। x के साथ में चूंकि आप सेल्फ ले रहे हैं इसलिए x के साथ में आपको dx के साथ में समाकलन करना है, और जो दो सिरे हैं उन दोनों सिरों से x अक्ष पर ही लंब डालना है। देखिए b से तो आपने लंब डाला तो b से तो लंब यही आ जाएगा ये, और ये a का लंब यही a पर ही रह जाएगा x अक्ष पर। इन्हीं जो आप लंब डालते हैं वास्तव में चाहे उनके ही निर्देशांक देख लिया करो आप, उन दोनों बिंदुओं के ही, कि भाई यहां पर जहां ये लंब आकर के x अक्ष से मिला है उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक क्या है। तो यहां से b से लंब जैसे o पर आया तो o का x निर्देशांक 0 है, और ये जो a का तो a पर यहीं पर रह जाएगा लंब, इसका x निर्देशांक 4 है, इसलिए 0 से 4 लिमिट हो जाएंगी। ये 3 बटे 4 तो बाहर निकाल लो, इसमें 4 से 4 कट के 3 आ जाएगा। और अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगा करके, x बटे 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a यानी x बटे 4, लिमिट हो जाएंगी 0 से 4, ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। अब आप इसमें लिमिट्स रखिए, सबसे पहले 4 रखिए। देखिए देखो 4 यहां पर जब रखोगे आप तो ये 4 बटे 2, और जब यहां पर रखोगे 4 तो 16 माइनस 4 का वर्ग 16 ही हो जाएगा, 16 माइनस 16 ये 0 हो जाएगा। ये 4 रखने से ये पद तो 0, ये पद देखिए क्या बनेगा, 2 में 2 का भाग दोगे 16 में 8 बार तो ये भाग जाएगा, और साइन इनवर्स 4 बटे 4 यानी साइन इनवर्स 1, और अब 0 रख करके घटाओगे, 0 रख के घटाओगे तो देखो यहां 0 रखते ये पद 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 ही होता है, ये पद भी 0 हो जाएगा, ये सारे पद 0 हो जाएंगे बाकी बचे हुए। साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटे 2 रख लो, ये 3 इंटू 8 इंटू पाई बटे 2, कुल मिला के 8 या 24 में 2 का भाग दोगे तो 12 पाई आ जाएगा, 12 पाई इसका क्षेत्रफल आएगा। और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मैं आपको मौखिक रूप से भी बता दूं, यानी कभी मौखिक रूप से आपको अगर देखने की जरूरत पड़े तो भी आप उसको ध्यान दे सकते हैं। आपके जो मूल समीकरण ये है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें चाहे कोई सा बड़ा कोई सा भी छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मौखिक उत्तर बता रहा हूं उसका, इसका उत्तर आता है पाई ए बी। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमेशा पाई ए बी होता है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, गुणनफल हो जाएगा 12 और उसके साथ में पाई, पाई ए बी 12 पाई आ जाएगा उत्तर। यह उत्तर देखिए, इस प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। देखो वृत्त के मामले में उसका केंद्र और त्रिज्या तुरंत लिख लेना, जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या बराबर 2 है। यह मानक रूप है। इसमें x माइनस एस होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, चाहे उससे तुलना करके देख लो, चाहे मैंने अभी आपको जो स्थितियां बताई थी मानक रूप की वो देख लो। इसमें x और y के कोई सा भी पद नहीं है, एक घाती पद, इसलिए इसका जो केंद्र है वो 0 0 हो जाएगा, और ये जो अचर पद है इसका वर्गमूल इसकी त्रिज्या बन जाएगी सीधे सीधे। इसका चित्र बनाइए, देखिए आप, चूंकि ये केंद्र है इसलिए इस तरह से सभी तरफ ये सममित स्थिति में वृत्त बनेगा ऐसे, और साथ के साथ आपको एक रेखा दे रखी है x बराबर अंडर रूट 3y। ये जो रेखा दी हुई है आपको, ये देखिए इसमें आपके अचर नहीं है, केवल x और y के ही पद हैं,
और जिस समीकरण में अचर नहीं होता, केवल x और y के पद होते हैं, वो हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। मूल बिंदु से होकर जाएगी ये आपके समीकरण, ये जो रेखा है वो, और लगभग इस तरह से निकलेगी, ऐसे यूं निकलेगी, x बराबर √3y, ये निकलेगी। अब आपको इसके साथ साथ इस वृत्त, इस रेखा और साथ में देखो x अक्ष भी जुड़ा हुआ है, तो x अक्ष ये है आपके, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। इसके मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला OABO, ये क्षेत्रफल निकालना है। अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा OABO का क्षेत्रफल। और यहां पर देखिए आपके दो वक्र आ गए हैं, आपके दो वक्र इस तरह से आ गए कि एक तो ये रेखा जा रही है, क्योंकि ये भी अपने आप में वक्र है, ये कोई लंबवत तो है नहीं। लंबवत अगर रेखा होती तो बिना वक्र के काम चल जाता आपके, लेकिन ये लंबवत नहीं है। और दूसरा वक्र आपके देखिए वृत्त का भाग आ गया। ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इनका प्रतिच्छेद बिंदु ये देखना पड़ेगा कि इसके क्या निर्देशांक है, बी के। ये बी के निर्देशांक आपको यहां तलाश करने हैं कि कितने कितने होंगे। बी के निर्देशांक देखने के लिए आप इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को सरल कर लो। सरल करने का मतलब इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। तो रेखा के समीकरण से आप x का जो मान है वो आप समीकरण, इसमें वृत्त के समीकरण में रख दो। रेखा के समीकरण से x का मान वृत्त के समीकरण में रखने पर देखिए, रखोगे √3y है, ये 3y² बन जाएगा। 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, यानी 4y² बराबर 4। इससे y² बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर ±1। चूंकि ये बिंदु आपके धनात्मक दिशा में है, इसलिए इसके लिए y का निर्देशांक 1 हो जाएगा इस बिंदु के लिए। और y का मान जब आप इस रेखा के समीकरण में ही रखोगे, ये प्लस का 1, तो रेखा के समीकरण से आप देखिए y बराबर 1 जब यहां रखोगे तो x बराबर √3 आ जाएगा। x बराबर √3, ये b के निर्देशांक हो जाएंगे √3 और 1, ये हो जाएंगे। इस a के निर्देशांक, ये यहां से यहां तक की दूरी 2 इकाई है, इसलिए इसके a के निर्देशांक हो जाएंगे 2 0। और ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यहां से लंब डालिए इस जगह से, क्योंकि आपके वक्र आपका ये भी है, तो इस वक्र के दोनों सिरे देखने आपको, एक तो O है एक B है। O से तो लंब डालोगे x अक्ष पे तो यहीं रह जाएगा, और इसका x निर्देशांक 0 ही है। B से जब आप लंब डालोगे इस पे, तो ये मान लीजिए यहां पर आपके C बिंदु पर आकर मिलता है। C का x निर्देशांक उतना ही होगा जितना कि B का x निर्देशांक है, यानी √3। इस वक्र के लिए लिमिट हो जाएंगी 0 से √3। और फिर ये जो भाग है आपका, इसमें आपके ये वृत्त पड़ेगा। इस वृत्त का एक सिरा B है, एक सिरा A है। B से लंब C पे ही है ही, तो B के निर्देशांक √3 है, x निर्देशांक ये काम आएगा। और C का x निर्देश, इसका A का x निर्देशांक 2 है, ये 2 काम आ जाएगा। तो पहले तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए। अब अभीष्ट क्षेत्रफल जिसके 2 हिस्से जो बने हैं वो देखिए कौन कौन से होंगे। OCBO का क्षेत्रफल प्लस CABC का क्षेत्रफल। OCBO जैसा कि आपको पहले बता दिया कि इसमें ये रेखा पड़ेगी वक्र, ये तिरछी है, और इसका सिरा 0 से √3, ये तो इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से √3। और रेखा के समीकरण से आप x, उसका y का मान रखेंगे। ये रेखा का समीकरण है, इससे आप y का मान रखेंगे तो x बटे √3 आएगा, x बटे √3 और dx। और प्लस ये भाग जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें √3 से 2, ये तो सीमा बन जाएगी, क्योंकि B जो बिंदु है उसका x निर्देशांक √3 है, और जो A पे आया है दूसरा सिरा, A का x निर्देशांक 2 है, तो √3 से 2। अब आपके चूंकि ये वृत्त पड़ता है, तो वृत्त के समीकरण से आप y का मान रखोगे
अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस इनके समाकलन कर लो। समाकलन में ये अंडर रूट 3 तो नीचे बाहर कॉमन आ ही जाएगा और x का एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 0 से अंडर रूट 3 ये लिमिट लगा दो, प्लस ये वही अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र, x बटे 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे 2 और लिमिट लग जाएंगी इसके अंडर रूट 3 और ये 2। अब देखिए मान रख के देखते हैं। सबसे पहले अंडर रूट 3 रखिए यहाँ, अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 3 बटे 2 और 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, प्लस सबसे पहले देखिए आप 2 रखिए, 2 रखोगे तो देखो इस अंडर रूट में रखते ही 2 का वर्ग 4 हो गए, 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, ये पद खत्म। 4 बटे 2 2 आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 2 बटे 2 मतलब 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 3 रखिए। अब देखिए यहां पर अंडर रूट 3 से यहां रखोगे तो अंडर रूट 3 बटे 2 और ये अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, 4 में से 1 3 घटाओगे 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा तो ये इतना ही रह जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स या अंडर रूट 3 बटे 2, ये स्थिति आ जाएगी अंडर रूट 3 बटे 2। इनके मान रख लो, देखो ये अंडर रूट 3 और 3 बटे 2 ये तो अंडर रूट 3 बटे 2 हो जाएगा, ये पाई बटे 2 हो जाएगा, 2 इंटू पाई बटे 2, ये माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 और ये 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 बटे 2, ये आपके पाई बटे 6 मान होता है इसमें, तो ये पाई बटे 6 कर दो, पाई बटे 3 होता है सॉरी, ये पाई बटे 3 कर दो यहां पर। इनको सरल कर लो जिसमें ये पद तो कट जाएंगे और 2 पाई बटे 2 में 1 पाई बचेगा, पाई माइनस 2 पाई बटे 3 और कुल मिला के बच जाएगा लास्ट में आपके पाई बटे 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को यहां पर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त दिया है आपको, अभी जो आपने प्रश्न हल किया था उसी तरह का वृत्त है। दिया गया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, जिसका केंद्र 0 0 एवं त्रिज्या बराबर a। चित्र बनाइए इसका। इस तरह से ये चित्र बन जाएगा और ये मूल बिंदु इसका केंद्र, यहां से त्रिज्या यहां से यहां तक की पड़ेगी जो कि इसमें a है, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक a0 हो जाएंगे और ये 0a इधर से भी निर्देशांक यदि आप लिखना चाहो तो ये बिंदु a, ये बिंदु जैसे b है, ये c, ये d, इस तरह से वृत्त बन जाएगा। और रेखा x बराबर 1 बटे अंडर रूट 2, a बटे अंडर रूट 2 ये रेखा जाएगी y अक्ष के समांतर, x बराबर a बटे अंडर रूट 2। रेखा का समीकरण x बराबर a बटे अंडर रूट 2 जो y अक्ष के समांतर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये x बराबर a बटे अंडर रूट 2 है तो इस बिंदु का x निर्देशांक a बटे अंडर रूट 2 होगा और इस बिंदु का भी x निर्देशांक a बटे अंडर रूट 2 होगा इसका। और a बटे अंडर रूट 2 वैसे आप इस वृत्त में अगर इस तरह से रखोगे यानी x की जगह पर a स्क्वायर बटे 2 बन जाएगा, इधर घटाओगे तो a स्क्वायर बटे 2 ही बचेगा और y का मान भी a बटे अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। ये आपको इसका छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छोटा भाग ध्यान रखिएगा ये होगा जो अभी मैं आपको यहाँ पर ये शेडेड करके दिखा रहा हूँ, ये इसका छोटा भाग होगा इस तरह से, क्योंकि इसमें अक्ष का कोई बंधन नहीं दे रखा है आपको, इसलिए आप पूरा भाग लोगे, ये छोटा भाग। इन बिंदुओं को भी आप नोट कर लो, जैसे कि मान लीजिए बिंदु C है,
ये बिंदु मान लीजिए डी है, और इसको भी बीच में रखना चाहो तो ये ई बिंदु रख लो, ये स्थिति। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आएगा ए डी ई सी ए, ये क्षेत्रफल आएगा। और चूंकि ये वृत्त सममित स्थिति में है और ये रेखा भी आपके जो है वाई अक्ष के समांतर है, इसके मतलब इसमें ये दोनों भाग भी बराबर बनेंगे, ऊपर और नीचे के भाग हैं, इसलिए केवल ऊपर के भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसका डबल कर दो, यानी इसको लिख दो 2 इंटू ई ए डी ई का क्षेत्रफल। और इसके लिए देख लो अब वक्र में यह है कि ये तो आपके लंबवत रेखा है, तो ये तो वक्र में काम आएगी नहीं, केवल ये काम आएगा। ये वक्र ए से लेके डी तक का जो वक्र है ये काम आएगा, जिसका एक सिरा डी है एक सिरा ए है। पहले सिरा डी पड़ेगा, फिर उसके बाद में ए पड़ेगा। डी के लिए एक्स निर्देशांक ए बटे √2 है, ए के लिए एक्स निर्देशांक ए है। ये इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 2 इंटू ए बटे √2 से ए लिमिट। और चूंकि ये वक्र जो है ये आपके वृत्त दिया हुआ है वो है, इसलिए वृत्त से y का मान निकाल करके आप रख दो। इसमें से y का मान √a² माइनस x² आएगा। ये मान यहां रखिए a² माइनस x² dx। समाकलन कर लो इसका, ये x बटे 2 √a² माइनस x² प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a। लिमिट्स लगाइए, ये a बटे √2 और ये ऊपरी लिमिट इसकी a। सबसे पहले a रखिए, a रखोगे तो a बटे 2 इंटू √a² माइनस a² माइनस a रखते ये 0 हो जाएगा। ये पद देखिए क्या बचेगा, ये तो 0 और ये a² बटे 2 साइन इनवर्स 1 बन जाएगा a बटे a। फिर a बटे √2 रख करके घटाओ, माइनस यहां रखो, देखो x की जगह a बटे √2 तो a बटे 2 √2 और ब्रैकेट के अंदर इसमें वर्गमूल में देखो क्या बचेगा, a² माइनस a² बटे 2, ये वर्गमूल में बचेगा इस जगह पर, माइनस a² बटे 2 साइन इनवर्स, यहां a बटे √2 रखो तो a से a तो कट जाएगा, 1 बटे √2 आएगा। चलो इनको सरल करते हैं, ये पाई बटे 2 a² बटे 2 इंटू पाई बटे 2 और ये a बटे 2 √2 और यहां ये a² बटे 2 बचेगा जिसका वर्गमूल आ जाएगा a बटे √2 माइनस a² बटे 2, ये पाई बटे 4। इनको सरल कर लो, देखो क्या स्थिति मिलती है आपको, 2 इंटू ये a² बटे 4 a² पाई बटे 4 और ये माइनस a² पाई बटे 8 हो जाएगा और ये माइनस a² बटे 4 आ जाएगा। इसमें से ये जब घटाओगे तो ये a² पाई बटे 8 बचेगा और माइनस a² बटे 4 बचेगा। a² बटे 4 तो कॉमन ले लो, जिसमें ये 2 से तो कट जाएगा, a² बटे 2 आ जाएगा बाहर और ये बचेगा पाई बटे 2 माइनस 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें आपके वक्र दिया है, ये ध्यान से देखिए आप, ये परवलय है और परवलय y² बराबर x, यानी x की धनात्मक दिशा में खुलने वाला परवलय है। इसका चित्र देखिए अपन बनाते हैं इस तरह से, क्योंकि x का पद एक घाती है इसलिए x अक्ष के अनुदिश इसका अक्ष बनेगा परवलय का और ये इसका शीर्ष बनेगा और रेखा x बराबर 4, ये आप जानते हैं y अक्ष के समांतर रेखा है, इस तरह से ये x बराबर 4 यूं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल एक रेखा और दे रखी है x बराबर a, उसके द्वारा 2 बराबर भाग में विभाजित होता है। a यहां से एक रेखा खींच दो x बराबर a, ये x बराबर a और ये x बराबर 4, तो ये भाग और ये भाग, मतलब इसका यूं कहने का मतलब कि ये बराबर भागों में विभाजित होता है।
तो आपको ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए देखिए ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल चूंकि बराबर है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल भी बराबर होगा। बिंदु रखिए, देखिए यहां पर ए, बी, सी और डी, इस तरह से बिंदु रखिए। प्रश्नानुसार x बराबर ए रेखा परवलय एवं रेखा x बराबर 4 के क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटती है। ये दो बराबर भागों में बांटती है, इसके मतलब ये हो गया, अर्थात ओ ए डी ओ का क्षेत्रफल बराबर है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बराबर है आपस में, क्योंकि ऊपर नीचे का भाग मिलाओगे तो ऊपर ऊपर का भाग सममित स्थिति है, इसलिए ये भी बराबर हो जाएंगे। तो अपन केवल ये भाग लेकर के चलेंगे। अब इसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, इस भाग का जो आपके ओ ए डी बी ये भाग है, ये ओ ए डी ओ ये भाग, ये जो क्षेत्रफल निकालोगे तो इसमें आपके बिंदु ए डी ओ ये जो आपके बिंदु है, इसमें एक वक्र ओ से डी तक का ये काम आएगा। यहां पर है ए बिंदु के लिए निर्देशांक आपके x बराबर a है, इसलिए इस डी बिंदु का भी x निर्देशांक a हो जाएगा। तो पहली वाली जो स्थिति आएगी वो तो देखिए लिमिट बनेगी 0 से a, और चूंकि ये परवलय, ये आपके परवलय काम आ रहा है इसमें, इस परवलय के समीकरण से y का मान रखोगे x dx, और बराबर दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में भी आपके देखिए वक्र ही काम आएगा, ये परवलय वाला ही, लेकिन d से c तक की स्थिति है। यहां पर d के लिए x निर्देशांक आप देख रहे हैं कि x बराबर a है, और c के लिए x निर्देशांक 4 है। तो a से 4 तक की लिमिट हो जाएगी इसमें, a से 4, और बाकी वही है आपके x dx। इस तरह से समाकलन कर लो, ये x की घात 3/2, x की घात 3/2/3/2, 0 से a लिमिट, और ये भी x की घात 3/2/3/2, a से 4 की लिमिट। ये 2/3 चला जाएगा, इसको तो बाहर निकाल लो, और एक मान रखो यहां पर a की घात 3/2, और 0 रखोगे तो -0। इधर आप 4 रखिए सबसे पहले, 2/3 बाहर निकाल करके, 4 की घात 3/2 और -a की घात 3/2, ये स्थिति मिलेगी, जिसमें ये तो कट जाएंगे आपके 2/3 और 2/3 तो, और ये आएगा a की घात 3/2 बराबर है 4 की घात 3/2 और -a की घात 3/2। इस a को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2a की घात 3/2 बराबर 4 की घात 3/2, ये स्थिति बन जाएगी। आप इसको 2 से तो पहले भाग दे दो, यहां a की घात 3/2 बराबर, इसको 2 से भाग देगो तो आप कैसे दोगे कि 4 की घात 3/2 ये बराबर 8 हो जाएगा। 8 में आप 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा। इस 4 को आप इस 3/2 के हिसाब से ही बदलिए कि ये कितनी घात बनेगी इसकी 2 की, या जैसे भी बनती हो मान लो, उसमें ज्ञात आपको स्थिति लेनी है, लेकिन घात चूंकि 3/2 है तो 3/2 घात रूप में ही लेना है। 3/2 घात में इसको सीधा तो आप बदल नहीं सकते, इसलिए घात आप 2/3 लगा दो ऊपर दोनों तरफ, दोनों पक्षों में इसकी घात 2/3 लगा दो, यहां भी लगा दो यूं। तो ये घातों की जब आपस में गुणा होगी तो a की घात 1 बन जाएगी, यानी a का मान आ जाएगा। इंप्लाइज दैट a बराबर 4 की घात 2/3। ये उत्तर आप लिख सकते हो। और यदि आप इसको और थोड़ा सरल करना चाहते हो तो भाई 4 की घात 2 है, आप पूरी कर लो, 1/3 घात ऊपर लगा दो, तो 16 की घात 1/3 भी आप लिख सकते हो, या 4 की घात 2/3 मान भी आप इसका लिख सकते हो। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट वीडियो में अपन और अभी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।